morning students, welcome back all of you to my channel MESC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you question number 12 of exercise 13.2. Exercise 13.2 क्वेश्चन नंबर है 12। देखिए इसमें लिखा है एक पासे को 3 बार उछाला जाता है 1 2 3। तो पहली बार उछाला गया पासे को तो 1 2 3 4 5 6 में से कोई नंबर आ सकता है ना। दोबारा भी मतलब पहली बार जब उछाला गया तो या सम आ सकती है या विषम आ सकती है, क्योंकि आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कम से कम एक बार विषम संख्या होने की प्रायिकता। ये कहा है कम से कम एक बार विषम संख्या होने की प्रायिकता। तो जब पासा उछाला जाता है तो कितने चांसेस रहते हैं, या सम या विषम, तो ही तो आते हैं ना। तो पहली उछाल की जो प्रायिकता बनेगी वो 1/2 ही तो बनेगी। ऐसे ही दूसरी उछाल की भी प्रायिकता 1/2 बनेगी, तीसरी की भी 1/2 बनेगी, या सम या विषम। क्वेश्चन नंबर तो इसमें है कम से कम एक बार विषम। देखो जब ये क्वेश्चन में कह देता है कम से कम अधिक से अधिक, तो इसकी प्रायिकता नहीं आप निकाल पाते हैं। तो इसके लिए हमको कुछ और करना पड़ता है। जब कभी भी लिख देगा कम से कम इतनी बार, अधिक से अधिक इतनी बार, तो आप समझ लीजिए कि सीधे से सीधे आप कम से कम की या अधिक से अधिक की प्रायिकता नहीं निकाल सकते। तो जैसे कहा है एक पासे पर कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर है ये। और आपका जो मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया हुआ है वो है कम से कम एक बार, 3 बार उछाला गया है, एक बार विषम संख्या का आना। कम से कम एक बार विषम संख्या का आना। तो इसमें हम ये कह सकते हैं P डैश निकाल सकते हैं, P डैश निकाल सकते हैं। उसको क्या कहेंगे, 1 माइनस अगर कहें तो कहते हैं एक भी बार विषम संख्या का ना आना। समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जब कम से कम शब्द होता है, अधिक से अधिक उस शब्द से कोई प्रोबेबिलिटी नहीं निकलती, तो आपको चेंज करना पड़ता है। लिखा कम से कम एक बार विषम संख्या का आना। तो जिससे पहली बार उछाला गया कोई विषम आई, ये दूसरी बार उछाला गया फिर विषम आई, तीसरी बार विषम आ गई। तो अब हम ये कहते हैं कि 1 माइनस एक भी बार विषम संख्या का ना आना। एक भी बार विषम संख्या का ना आना, विषम संख्या का ना आना। ये ई डैश नहीं होगा क्योंकि 1 माइनस मैंने यही कर लिया है ना। तो इसी को कम से कम एक बार विषम संख्या का आना। तो अगर इसको हम दूसरे प्रकार से लिखना चाहें तो क्या कहें, 1 माइनस एक भी बार विषम संख्या का ना आना, या हम एक भी बार विषम संख्या का ना आना। इसको ये भी कह सकते हैं हर बार सम संख्या का आना, तीनों बार सम संख्या का आना, तीनों बार सम संख्या का आना, सम संख्या का आना। तो देखिए ये जो निकल रहा है, ये निकल तो ही रहा है कम से कम एक बार विषम संख्या का आना। चाहे हम कहें कम से कम एक बार विषम संख्या का आना, उसी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक भी बार विषम संख्या का ना आना। उसी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस तीनों बार सम संख्या का आना। तो अब देखिए तीनों बार सम संख्या का आना, पहली बार उछाला तो सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, 1/2 ही होगी, या सम या विषम। प्रोबेबिलिटी पासा उछालने पर दो ही है यहाँ पर, या सम या विषम। ठीक, दोबारा भी दूसरी बार पासा उछाला गया तो फिर कितनी पॉसिबिलिटी है, यही है। तीसरी बार में भी पॉसिबिलिटी 1/2 बनेगी। चाहे हम यहाँ पर ये पहले से ही निकाल लें कि पहली उछाल में सम संख्या आने की संभावना 1/2, दूसरी बार भी उछाला गया तो संभावना से सिक्के में दो संभावना केवल कहते 1/2, हेड या टेल, है ना। दोनों में से एक, दो में से एक। ऐसे पासे में कितने प्रकार की संख्या है, सम है या विषम है, तो दो में से एक प्रकार की आना, या 1 2 3 4 की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर ये तीनों स्वतंत्र घटनाएं बनेंगी। पहली उछाल में सम संख्या आना, ये दूसरी उछाल में सम संख्या का आना, ये तीसरी उछाल में सम संख्या का आना, ये हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, 1 माइनस 1/8, 7/8। और ये किसका आंसर है, कम से कम एक बार विषम संख्या का आना। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है कम से कम एक बार विषम संख्या
प्राप्त होने की प्रायिकता, कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी ये है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, दो गेंद एक बॉक्स से बिना प्रतिस्थापित किए निकाली जाती हैं। देखिए एक बॉक्स है, उसमें से दो गेंदें निकालना है, दो गेंद बाहर करना है, बिना प्रतिस्थापित किए है। जो निकाली जाएगी वो उसमें रखी नहीं जाएगी। तो लिखा है बॉक्स में 10 काली गेंदें हैं, 10 ब्लैक हैं, प्लस 8 रेड हैं, 8 रेड बॉल्स हैं। एक बॉक्स में लाल है इतनी, ब्लैक है इतनी, और लाल है 8 गेंदे हैं। लाल गेंदे हो तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए, दोनों गेंदे लाल हो, दोनों गेंदे लाल हो। हमने कहा था जब दोनों तीनों ऐसे शब्द आ जाते हैं तो वहां पर क्या निकलता है, इंटरसेक्शन निकलता है, इंटरसेक्शन बी। ठीक, दोनों गेंदे लाल हो और स्वतंत्र घटनाएं ये हो जाती हैं, दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। पहली गेंद लाल निकालने की प्रायिकता देखो, पहली गेंद लाल निकलने की प्रायिकता, पहली गेंद लाल निकलने की प्रायिकता क्या होगी। देखो इसमें टोटल गेंदें कितनी है और टोटल लाल कितनी है, 8 है, तो 8/18 हो जाएगी। दूसरी गेंद लाल निकलने की प्रायिकता, इसको पीई मान लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ दूसरी गेंद लाल निकलने की जो प्रायिकता आ जाएगी। अब इसमें कितना बचा होगा, 17, और यहाँ पर लाल गेंद एक निकल चुकी, कितनी बची होंगी, 7 बची होंगी, इसको पीएफ लिख लीजिए। अब कहा है दोनों गेंदें लाल होने की प्रायिकता, क्वेश्चन है दोनों गेंद लाल होने की प्रायिकता। दोनों गेंद लाल होने की प्रायिकता पी ई इंटरसेक्शन एफ, ये तो ये हो जाएगा पीई इंटू पी एफ, 8/18 एंड 7/17, दो 8 और 2 9 18, ये हो जाएगा 28, 9 7 63 हासिल हुए 6 15। ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये पहला आंसर हुआ, दोनों गेंदों के लाल होने की प्रायिकता। इसमें सेकेंड पार्ट है, प्रथम काली एवं दूसरी लाल हो। देखिए प्रथम गेंद काली होने की प्रायिकता, गेंद काली होने की प्रायिकता, प्रथम गेंद काली होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 10/18, ये हो जाएगी। टोटल गेंद है 18 और काली गेंद है कितनी, 10, तो ये हो जाएगी। और दूसरी गेंद कहाँ है, अब एक निकल चुकी है, प्रतिस्थापित ये नहीं की जाएगी, तो नीचे दूसरे में कितनी बचेंगी, 17 बचेंगी। दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता या लाल निकलने की प्रायिकता, जब ये हम निकालेंगे तो नीचे 17 हो जाएगा, एक निकल चुकी है ना, और लाल का है ना दूसरी में, दूसरी लाल कितनी है इसमें, 8 है, क्योंकि पहली गेंद कौन सी निकली थी, काली निकली थी ना, तो एक कम तो पड़ गई थी, टोटल में 17 बची थी, लेकिन रेड अभी कितनी में है, 8 है। तो यहाँ से अब कहा है एक प्रथम काली व दूसरी लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता बराबर, ये हो जाएगी P, ये PE है और ये PF है, E इंटरसेक्शन F। जब दोनों को एक साथ लेने को कहे तो इंटरसेक्शन ही होगा, PE इंटरसेक्शन PF, 10/18 इंटू 8/17। हल कर लीजिए इसको आगे, 2 5 10, 2 9 18, 8 5 40 बटे 9 7 63,
हाँ सही है 6 ये आंसर होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता, स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता क्रमशः, देखो ए द्वारा प्रॉब्लम को हल करने की प्रायिकता जो है वो है 1/2 और बी द्वारा उसी समस्या को हल करने की प्रायिकता जो है वो है 1/3। आगे लिखा स्वतंत्र रूप से, इसका मतलब ये स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है, ये स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो ए और बी दोनों द्वारा हल हो जाने की प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बराबर पहले ही निकाला आएगा क्या, बी ए इंटू बी बी, 1/2 1/3 इक्वल टू हो जाएगा 1/6। ये पहले ही हमने निकाल लिया। अब पहला क्वेश्चन है कि समस्या हल हो जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, समस्या हल हो जाती है, ए से हल होती है या बी से हल होती है। जैसे लिखा समस्या हल हो जाती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, लिखा हुआ प्रयास करते हैं। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि समस्या हल हो जाती है, अर्थात प्रोबेबिलिटी की समस्या हल हो जाती है, ए से हल हो जाती है या बी से हल हो जाती है। ये सेंटेंस समझ पाए क्या, जैसे हम कहे दो लोग हैं, समस्या हल हो जानी चाहिए, इसकी क्या प्रायिकता है, तो चाहे ए से हल हो जाए या बी से हल हो जाए, और बी से नहीं, और बी से तब तो दोनों से हल हो गई, या बी से, तो या करेंगे तो वहां क्या लगेगा, यूनियन लगेगा। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए 1/2 1/3 माइनस 1/6, एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 2 + 2 -1, ये हो जाएगा 4/6 इक्वल टू 2/3। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई कि क्वेश्चन हल हो जाना चाहिए ए से या बी से। ये प्रोबेबिलिटी क्या है, समस्या हल हो जाने की प्रायिकता, नोट कर लीजिए, समस्या हल हो जाने की प्रायिकता, हल हो जाने की प्रायिकता। दूसरा क्वेश्चन है कि कोई एक व्यक्ति इसमें से समस्या को हल कर लेता है, तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी आप पहले ज्ञात कर लीजिए, ए हल कर लेता है और बी नहीं, बी नहीं के लिए हम क्या इसका डैश लगा दिए, प्लस समस्या को बी हल कर लेता है और ए नहीं। क्या ये बात समझ पाए, उनमें से कोई एक हल कर लेता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये प्रोबेबिलिटी अलग निकाल लीजिए कि ए हल कर लेता है और बी नहीं, फिर बी हल कर लेता है और ए नहीं, और दोनों प्रोबेबिलिटी को जोड़ लीजिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, चूंकि ये स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ये हो जाएगा पी ए और यहाँ पर हो जाएगा पी बी नॉट प्लस पी बी और पी ए नॉट, ये हो जाएगा पी ए, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी नहीं है ना, प्लस पी बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये पी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये कितनी है, 1/2 1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 और 1 माइनस 1/2, 1/2 ये हो जाएगा 2/3 प्लस 1/3 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/3 प्लस 1/6 6 हो जाएगा, 2 + 1 या जाएगा 1/2। ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि किसी एक द्वारा समस्या हल हो जाती है, किसी एक द्वारा समस्या हल हो जाती है। Now question number 15.
क्वेश्चन नंबर 15 है, ताश के 52 पत्तों की एक सुमिश्रित गड्डी से एक पत्ता यदृच्छा निकाला जाता है। निम्नलिखित में से किन दशाओं में समस्याएं ई और एफ स्वतंत्र होंगी? तो देखिए, ताश 52 पत्तों में से लिखा है ई क्या है? निकाला गया पत्ता हुक्म का है। ई जो इवेंट है वो है निकाला गया पत्ता, निकाला गया पत्ता हुक्म का है। हुक्म का पत्ता जो इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से बना होता है, ये इसको हुक्म का पत्ता कहते हैं। इनकी संख्या 13 होती है। तो निकाला गया पत्ता हुक्म का है, ये ई इवेंट है। तो अब अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो 52 पत्तों में से इनकी संख्या कितनी होती है? 13 होती है। तो 1/4 हो जाएगा ई इवेंट। इवेंट एफ है आपका, निकाला गया पत्ता इक्का है, निकाला गया पत्ता इक्का है ये। तो जब इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे पी एफ, तो इक्का 52 पत्तों में से कितने होते हैं? 4 इक्का होते हैं, तो 1/13 हो जाएगा। अब अगर हम इवेंट निकालें ई इंटरसेक्शन बी, अर्थात इधर सारे पत्ते हमने हुक्म के लिए हैं और उसके बाद हमने 4 इक्का जो चुना है, तो 4 इक्का में से एक इक्का हुक्म का भी तो होगा, एक हुक्म का भी इक्का होगा, तो ये हो जाएगा 1/52। समझ पाए कि नहीं? इसकी जो प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट निकालेंगे 1/52। अब कहा ये स्वतंत्र घटनाएं हैं कि नहीं है, तो आप देख लीजिए। इसको आप लिख सकते हैं 1/4 इंटू 1/13 लिख सकते कि नहीं? 1/4 मीन्स पी ए और 1/13 मीन्स पी एन ए पी ई, और ये हो गया पी एफ। तो इक्वल आ गया ना, ई इंटरसेक्शन एफ, ये हम बी क्यों लिख रहे हैं? ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ। आता है यह स्वतंत्र घटनाएं हैं, आता है स्वतंत्र घटनाएं हैं। जिसको ताश के पत्तों का अगर ज्ञान ना हो तो फिर हम बताएं थोड़ी बहुत उसके बारे में। पत्तों का ज्ञान नहीं है तो टोटल ये इस प्रकार से बना लीजिए। देखिए 52 होते हैं, इनको हमने पहले 2 कैटेगरी में विभाजित कर दिया है। 26 काले पत्ते होते हैं और 26 लाल पत्ते होते हैं जिनकी हमको जरूरत पड़ेगी। ये जो काले पत्ते होते हैं इनमें से 13 जो होते हैं ये हुक्म के होते हैं, हुक्म जिसका सिंबल ये होता है, जिसका सिंबल ये होता है, और 13 जो होते हैं ये होते हैं फूल के, जिसका सिंबल ये होता है, ये काले होते हैं। इस प्रकार से सिंबल इसका बनता है। ये होते हैं, ये हुक्म के और ये फूल के होते हैं, 13 होते हैं, ये काले होते हैं। और जो लाल पत्ते होते हैं वो 13 होते हैं पान के, जिसका सिंबल इस प्रकार से बना होता है ये, और 13 होते हैं 13 होते हैं ईंट के, जिसका सिंबल इस प्रकार से बना होता है ये। इसमें जो है, इसमें होते हैं, एक होगा इक्का, एक होगा बेगम, एक होगा बादशाह और एक होगा गुलाम। ऐसे ही सब में, ऐसे सब में 4-4 होते हैं, समझ गए? इसमें भी एक इक्का, एक बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम, एक इक्का, एक बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम, एक इक्का, एक बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम। इस प्रकार से होता है स्ट्रक्चर। समझ रहे हैं? सबको पता हो गया ना? ये जानकारी होनी चाहिए इसमें। 15 का बी पार्ट देखिए। बी पार्ट दिया है ई है, निकाला गया पत्ता काले रंग का है। ई एक इवेंट है, प्रोबेबिलिटी नहीं है। निकाला गया पत्ता काले रंग का है,
काले रंग का है, तो अगर प्रोबेबिलिटी निकाले काले रंग के पत्तों की तो क्या निकलेगी? 26 होते हैं ना, 26/52, 1/2 आ जाएगी ये, ठीक। और जो एफ इवेंट दिया हुआ है, ये निकाला गया पत्ता एक बादशाह है, निकाला गया पत्ता एक बादशाह है, बादशाह है। तो बादशाह में इसमें काले रंग के पत्तों में कितने बादशाह होंगे? कॉमन 4 बादशाह होते हैं। लेकिन इसमें तो टोटल तो 4, चलिए आप पहले ले लीजिए। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/52, तो 1/13 आ गई। अब अगर हम इंटरसेक्शन निकालें तो कितने कॉमन बादशाह हो जाएंगे? 2 कॉमन हो जाएंगे, 2 इसमें आ जाएंगे। काले रंग के बादशाह 2 होते हैं, टोटल 4 बादशाह होते हैं, तो 2/52 ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी इसके इंटरसेक्शन की, 2 इतने हो जाएगी। देखिए ये 1/26 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/13। 1/2 को क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ये भी कैसी घटना है? स्वतंत्र घटना है, क्योंकि इंटरसेक्शन इनके बराबर है, यह स्वतंत्र घटनाएं हैं। यह स्वतंत्र घटनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर ये सी पार्ट देखिए, इसका है ई इवेंट दिया है कि निकाला गया पत्ता एक बादशाह या एक बेगम है, एक बादशाह या बेगम। तो बादशाह और बेगम जब दोनों लोगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी? 8 हो जाएंगे ना, 4 बादशाह 4 बेगम, 8 बटे हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना? 4/26, 2/13, ठीक, 2/13। अब एफ दिया हुआ है, निकाला गया पत्ता एक बेगम या एक गुलाम है, एक बेगम है या गुलाम है, तो ये भी तो 8 हो जाएंगे। 4 बेगम होती है, 4 गुलाम होते हैं, तो ये भी 8/52, ये भी आ जाएगा 2/13। अब इनका इंटरसेक्शन तो आपको ही निकालना होगा। इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन क्या है? बेगम। 4 बेगम इसमें भी है, 4 बेगम इसमें भी है, तो हो जाएगा 4/52, 2/26 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो 2/26, ये तो शायद नहीं आएगा ना, 2/13 लिख सकते हो, और 1/2 लिख सकते हो, ये नहीं आएगा, इंटरसेक्शन बराबर नहीं होगा। देखो इसको हम ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पर तो आप इस प्रकार से कर लीजिए, ये आपका 2 इतना आ गया है, आप PE निकाल लीजिए इंटू PF, तो ये आ रहा है 2/13 इंटू 2/13, ये आ रहा है, ये आ रहा 4/169, दैट इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इसके इक्वल नहीं है, अतः यह स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, अतः यह स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। ये करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 है, एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% अंग्रेजी का और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। एक छात्र को यादसा चुना जाता है। चलिए हिंदी के हैं 60%, तो हिंदी का अखबार पढ़ने वालों की प्रोबेबिलिटी, केवल हिंदी का अखबार पढ़ने वालों की प्रायिकता PH मान ले रहे हैं, बराबर कितनी हो जाएगी? 60/100, 6/10, 3/5। केवल
अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वालों की प्रोबेबिलिटी पीई कितनी, 40%, 40/100, ये हो जाएगी 4/10 अर्थात 2/5। फिर दिया हुआ 20% है जो कि दोनों अखबार पढ़ते हैं, दोनों अखबार पढ़ने वालों की प्रायिकता पी, हिंदी और इंटरसेक्शन इंग्लिश, ये प्रोबेबिलिटी आप इसके हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ने वाले प्रोबेबिलिटी है 20%, अर्थात 2/परसेंटेज में दिया हुआ, चाहे आप यहाँ पहले परसेंटेज लिख लीजिएगा तब ऐसा करिएगा, तो 1/5 ये निकल आएगी। अब क्वेश्चन आपका है इसमें से पहला, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी पढ़ता है। पहला पार्ट है ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ता है। अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वालों की प्रायिकता, पढ़ने वालों की प्रायिकता, तो इसके लिए आप क्या बनाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी इसको भी नोट करते हैं और इंटरसेक्शन इंग्लिश इसको भी नोट करते हैं, यही करते हैं ना कि ना तो हिंदी पढ़ने वाले और ना ही इंग्लिश पढ़ने वाले। इसका आप डायरेक्ट फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ H यूनियन E, इसका नॉट, पूरे का नॉट, मतलब कहने का मतलब इसका क्या होता है, देखो ना तो हिंदी पढ़ने वाले और ना ही इंग्लिश का अखबार पढ़ने वाले, इसका सीधा सा मतलब हुआ है हिंदी या इंग्लिश कुछ भी नहीं पढ़ने वाले। देखो दोनों का मतलब एक ही है, दोनों सेंटेंस एक ही है। यहाँ हम कहते हैं ना तो हिंदी पढ़ने वाले और ना तो इंग्लिश पढ़ने वाले, यहाँ और हमने बोला चाहे ये कहें हिंदी या इंग्लिश कोई भी अखबार नहीं पढ़ने वाले। तो अब इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस अगर कर दें तो नॉट हट जाएगा ना। अब यूनियन का मान तो हम निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ H प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन E, ऐसे निकाल सकते हैं। तो 1 माइनस PH दिया हुआ है 3/5 प्लस 2/5 माइनस 1/5। ये क्वेश्चन अच्छा है। ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1 4/5, हल करने पर 1/5 आएगा, 1/5 यही आंसर होगा। 1/5 पर मतलब अगर परसेंटेज में देना है तो कैसे कैसे इसके दोगे, 100% कर देंगे ना इसको। अगर परसेंटेज में देना है तो 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा 20%, 20% आ जाएगा अगर परसेंटेज में आपको आंसर देना है तो। 16 का सेकेंड पार्ट देखिए, बी पार्ट है इसका, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता। अब यह कंडीशनल हो गई कि उसके अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता, जबकि यह ज्ञात है कि वह हिंदी का अखबार ऑलरेडी पढ़ती है। कंडीशनल हो गई ना, तो आप कहेंगे प्रोबेबिलिटी क्या, उसके अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाले होने की प्रायिकता जबकि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है। ये कंडीशनल हो गया यहाँ पर। तो क्वेश्चन में पढ़ के पता चले आपको कि यदि ऐसा है तो ऐसा, तो कंडीशनल हो गया कि उसके अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाली होने की प्रायिकता, जबकि इट इज गिवन कि वह क्या करती है, हिंदी का अखबार ऑलरेडी पढ़ती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन H अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ H, तो ये हो गया 1/5 अपॉन H 3/5, 5 का आंसर 1/3। ठीक, परसेंटेज में निकालना है तो 100/3 कर लेंगे। सी पार्ट भी देख लीजिए इसका। सी आपका है, यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो उसके हिंदी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता। ये भी कंडीशनल है कि उसके हिंदी का अखबार पढ़ने वाली होने की प्रायिकता, जबकि यह ज्ञात है कि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ लेती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन E अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E,
1/5 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 2/5, 5 कैंसिल 1/2, ये हो गया। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे बेस थ्योरम पर आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे। बेस थ्योरम देखिए क्या है, इसमें एक जो है आपको समष्टि समुच्चय दिया होता है। मान लीजिए एक ही बहुत बड़ा सा सैंपल स्पेस दिया होता है, जिसके अंतर्गत आपको एक कोई सेट है जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, ठीक। और ये जो पूरा सैंपल स्पेस होता है ये कई अलग अलग इवेंट में डिवाइड होता है। इसमें कई इवेंट एक साथ दिए होते हैं, ये कई इवेंट एक साथ दिए होते हैं समष्टि समुच्चय में। बिना उदाहरण के इसको आप नहीं समझ पाएंगे, तो एक प्रयास हम कर रहे हैं समझाने का कि एक इसमें सेट होता है, पूरा सैंपल स्पेस होता है, बड़ी सी एक समस्या होती है, उसमें एक छोटी समस्या ए होती है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, और ये पूरा सैंपल स्पेस कई इवेंट में अलग अलग बटा होता है, E1 E2 E3 इसी प्रकार से डॉट डॉट En। तो हमको जैसे प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, E1 की प्रोबेबिलिटी इसमें केवल निकालनी है, E1 की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, जबकि ए ऑलरेडी इवेंट हो रहा है, मतलब कंडीशनल यहां पर भी होता है E1 की प्रोबेबिलिटी, जबकि यहाँ पर एक घटना पहले से ही हो रही है। E1 E2 E3 ये सब किसके अंतर्गत आ रही है, ए के अंतर्गत आ रही है, ए से मिली हुई है। तो ये आपका फार्मूला बनता है EI, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन EI अपॉन सिग्मा J इक्वल टू 1 to n, प्रोबेबिलिटी ऑफ EJ, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन EJ। ये हमारा बेस थ्योरम का फार्मूला है। एक तरीके से यहाँ पर भी आप आई कह सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 किसी की भी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो सकती है। इवेंट 1 की, इवेंट 2, इवेंट 3, इवेंट 4 किसी की भी प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, जो कि किसके अंतर्गत आ रही होगी, ए के अंतर्गत आ रही होगी। तो हमारा ये जो ऊपर मान लिखा है यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर अगर आपने 1 लिखा है आई का मान, तो यहाँ पर 1 1 आएगा। यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ पर 2 2 आएगा। 3 यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर 3 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 1 से शुरू होगा, पहले 1 1 रखोगे, सिग्मा का मतलब क्या, प्लस 2 2 लिखोगे। ये अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, मान लीजिए वहां पर 3 इवेंट्स हैं, टोटल 3 इवेंट्स हैं इस प्रकार की, E1 E2 E3, और हमको E1 1 वाले की जो है प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना है। तो हमारा फार्मूला देखिए क्या बन करके आएगा, E1 अपॉन A इक्वल टू, यहाँ पर बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 अपॉन, यहाँ पर बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2। हमने कहा टोटल इवेंट कितनी है, 3 है, तो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E3। इतनी हमको, ये इस प्रकार से हमारा बेस फार्मूला जो है ये ओपन होगा। अगर टोटल इवेंट 3 है और हमको 1 वाले की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, टोटल इवेंट 3 है, हमको 2 वाले की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ये, और टोटल इवेंट 3 है, इस प्रकार से। तो अब हम कोई एक उदाहरण लेकर के चलते हैं। ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, इसी फार्मूले से हम किसी एक एग्जांपल को हल करते हैं, तो आपको बात समझ में यहाँ से आएगी। मिटा दें, फार्मूला लिख लीजिए आप इस प्रकार से। देखिए आपकी एक्सरसाइज 13.3, इसका पहला क्वेश्चन तो बेस थ्योरम पर बेस्ड नहीं है, दूसरा क्वेश्चन आपका बेस थ्योरम पर बेस्ड है। और देखिए दूसरा क्वेश्चन आप एक उदाहरण के आधार पर समझिए। देखिए इसमें दिया हुआ है कि एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं, और एक अन्य थैले में, मतलब दूसरे थैले में एक दूसरा थैला है। ये दूसरी इवेंट हो गई, वो पहली इवेंट थी, ये दूसरी इवेंट हो गई। दूसरे थैले में 2 लाल, और अब यहाँ पर देखिए हम ट्री स्ट्रक्चर बनाते हैं कि एक थैला ये हो गया फर्स्ट, और ये यहाँ पर सेकेंड थैला हो गया। इस थैले में
4 कितनी है, रेड है, 4 रेड है एंड 4 ब्लैक है। और इस वाले में 2 रेड है एंड 6 ब्लैक है। इस प्रकार से ट्री स्ट्रक्चर बनाया ये हमने। और शुरू में टोटल इवेंट कितने हैं, 2। पहले ये जो है 2 थैले हैं, उसके बाद में एक थैले में रेड इतनी ब्लैक, दूसरे में इतनी रेड इतनी ब्लैक। इस प्रकार की एक ट्री स्ट्रक्चर बन जाती है। दोनों थैलों में से एक कोई अदसा चुना जाता है। अब देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, 2 थैलों में से एक थैला चुनना है। एक इवेंट ये हो गया थैला चुनने वाली। तो 2 थैलों में से एक थैला चुनने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताइए, 1/2 हो जाएगी ना। तो 2 थैलों में से एक थैला चुनने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हो गई 1/2। ये थैला चुनने की प्रोबेबिलिटी बनी 1/2। और उनमें एक गेंद निकाली जाती है और एक गेंद निकाली जाती है। अब पहले तो पता नहीं थैला कौन सा चुना गया है, फिर उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। गेंद का कैसा होना है, लाल होना है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली जाए। अब देख लीजिए, एक तो कंडीशन बन रही है कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह पहले थैले से निकाली गई है, जबकि गेंद लाल है। तो कंडीशन क्या बनी है कि यदि हम गेंद लाल होने की प्रायिकता को ए से लिखें, गेंद लाल होने की प्रायिकता को ए से लिखें, प्रथम थैला चुनने, पहला थैला चुनने के इवेंट को E1 से लिखें और दूसरा थैला चुनने की इवेंट को E2 से लिखें। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन ये है, कंडीशनल है, यहाँ पर कंडीशनल है कि प्रथम थैला चुनने की प्रायिकता बताइए जबकि गेंद वह लाल है। तो प्रथम थैला चुनने की प्रायिकता जबकि गेंद वह लाल है, ये आ गया आपके सामने। अब फार्मूला आपका यहां से बन जाएगा। इवेंट कितने हैं, 2, E1 और E2, एक पहला थैला एक दूसरा थैला। तो बेस थ्योरम, जैसे हमने एक कंडीशनल यहां से क्वेश्चन किया, क्वेश्चन को समझा, बेस थ्योरम का फार्मूला हमारा यहां पर बन गया। क्या बनेगा अभी देखिए, क्वेश्चन हमने केवल पढ़ा कि प्रथम थैला चुनने की प्रायिकता जबकि गेंद लाल हो। तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1, पहला थैला चुनने की प्रायिकता गुणे गेंद लाल होने की प्रायिकता जबकि पहला थैला चुना गया है, अपॉन पहला थैला चुनने की प्रायिकता जबकि फिर प्रोबेबिलिटी गेंद लाल होने की प्रायिकता जबकि पहला थैला चुना गया है, प्लस दूसरा थैला चुनने की प्रायिकता गेंद लाल होने की प्रायिकता जबकि थैला दूसरा चुना गया, दूसरा थैला चुनने की प्रायिकता। यह है दूसरा थैला चुनने की प्रायिकता इनटू पहली गेंद लाल होने की प्रायिकता जबकि दूसरा थैला चुना गया है। ये हमारा बेस फार्मूला बनेगा, अगर आप समझ पाए हो फार्मूले के अकॉर्डिंग। हमने कहा था अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 1 आएगा। अब हम देखेंगे टोटल इवेंट कितने, 1 और 2। एक थैला ये चुना जा सकता है, एक थैला ये। यहाँ पर ये इवेंट 1 E1 है और ये इवेंट जो है आपका E2 है, ठीक। तो यहाँ पर टोटल इवेंट जितने थे वो तो नीचे प्लस होते चले जाते हैं, समझ गए। अब कहा है गेंद लाल होने की प्रायिकता, यहां से देखो E1 क्या हो जाएगा, 1/2। E1 क्या है, पहला थैला चुनने की प्रायिकता। तो पहला थैला चुनने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2। ये E2 क्या है, दूसरा थैला चुनने की प्रायिकता, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, 1/2। ये क्या है, गेंद लाल होने की प्रायिकता जबकि पहला थैला चुना जाए। देखो पहला थैला ये है, गेंद लाल होने की प्रायिकता जबकि पहला थैला चुना जाए, PA अपॉन E1। देखिए गेंद के लाल होने की प्रायिकता, रेड होने की प्रायिकता जबकि थैला पहला चुना जाए। तो पहले थैले में कुल गेंदें कितनी थी, 8, और उसमें लाल कितनी थी, 4। तो 4/8 निकलेगी, समझ पा रहे हैं, अर्थात 1/2। अब ये देखिए क्या है, गेंद लाल होने की प्रायिकता जबकि दूसरा थैला चुना जाए। तो अब दूसरे थैले पर आ जाइए, गेंद लाल होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2
गेंद लाल होने की प्रायिकता जबकि दूसरा थैला चुना जाए 1/4। बात समझ पाए? आपकी इवेंट जो E1 E2 E3 होगी वो यहां से निकाल आएंगी, और ये जो आपका मेन क्वेश्चन होता है लाल होने की प्रायिकता, काली होने की प्रायिकता, उसकी इवेंट्स यहां से निकलती हैं। ये जो अपान वाली इवेंट्स जितनी भी होंगी ये यहां से निकाल आएंगी, ठीक। और जो ये है पहला थैला दूसरा थैला चुनने की प्रोबेबिलिटी, ये यहां से निकल आएगी हमारी। आप सभी वैल्यूज पुटअप कर देना, बस क्वेश्चन तो हो गया। 1/PE प्रोबेबिलिटी ऑफ E 1/2, A/E E1 1/2, यहाँ जो होगा पहला स्टेप यहाँ पर वही होगा 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/4। इसको सॉल्व कर लीजिए, आप नोट भी कर लीजिए। 1/4 प्लस 1/8, 1/4 अपान ये कितना हो जाएगा 3/8, 3/8 2/3, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी।